डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र साथी हमदर्द मुकेश कुमार। दोस्तों, कांग्रेस हाईकमान पर हमले का एक नया दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने बहुत ही तीखे अंदाज में कांग्रेस पर हमले किए हैं। हालांकि वो उसी पार्टी के मेंबर हैं, लेकिन कांग्रेस जिस ढंग से चलाई जा रही है उस पर उन्होंने फिर से निशाना साधा है और परोक्ष रूप से कांग्रेस हाईकमान को भी निशाने पर लिया है। यही नहीं, ऐसा नहीं है कि पार्टी के अंदर ही इसको लेकर गुस्सा है, असंतोष है, नाराजगी है और वो धीरे धीरे अब बाहर आ रही है, कपिल सिब्बल के जरिए आ चुकी है। हो सकता है आगे आने वाले कुछ दिनों में और नेता भी बोले। वैसे इसके पहले बिहार में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तारिक अनवर भी टिप्पणी कर चुके हैं और कांग्रेस का जो बुरा प्रदर्शन रहा है बिहार में उसकी जिम्मेदारी भी ली है और ये भी कहा है कि महागठबंधन के परफॉर्मेंस में कांग्रेस का जो परफॉर्मेंस रहा है उसका असर रहा है, इसी की वजह से उनकी सरकार नहीं बन पाई है। तो ये दो तो मोर्चे बाहर से नहीं, अंदर से, पार्टी के अंदर से खोले गए हैं। दूसरा मोर्चा शिवानंद तिवारी ने, जो कि आरजेडी के प्रवक्ता भी हैं, बहुत वरिष्ठ नेता हैं। हालांकि उनकी विश्वसनीयता थोड़ा सा संदिग्ध किस्म की रही है, कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में आते जाते रहे हैं और थोड़ा मुंहफट भी माने जाते हैं, बड़बोले भी माने जाते हैं। लेकिन उन्होंने सीधे कांग्रेस नेतृत्व को टारगेट किया है। कहा है कि कांग्रेस जब यहाँ पर प्रचार की जरूरत थी तो पार्टी के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं, जो जाहिर है कि आने वाले दिनों में ताज भी संभालने वाले हैं, अध्यक्ष भी बनने वाले हैं, वो पिकनिक कर रहे थे और प्रियंका गांधी ने भी कहीं दिखी नहीं। तो सीधे उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व को निशाना बनाया कि कांग्रेस का जो घटिया प्रदर्शन रहा है और उससे जो पूरे महागठबंधन की सरकार बनाने की जो संभावनाएं थी उस पर पानी फिरा है, उसके लिए कांग्रेस नेतृत्व जिम्मेदार है। सवाल उठता है कि कांग्रेस नेतृत्व क्या कर रहा है? क्या कांग्रेस नेतृत्व बार बार हार के बाद भी संभलने सुधरने के लिए तैयार नहीं है? और क्या इस तरह की आलोचनाओं का दौर चलता रहेगा और कांग्रेस इसी तरह से चलती रहेगी? आज द डेली शो में हम इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे, लेकिन उसके पहले आपसे एक गुजारिश करेंगे। गुजारिश बहुत छोटी सी है, यही है कि अगर हमें अपने लोकतंत्र को बचाना है, उसको फांसीवाद से बचाना है, मीडिया को गोदी मीडिया में पूरी तरह से तब्दील होने से बचाना है, तो स्वतंत्र पत्रकारिता का साथ देना पड़ेगा, उसे खड़ा करना पड़ेगा, उसकी ताकत बनना पड़ेगा। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। इसमें आर्थिक योगदान देकर आप स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। इसके लिए इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें एक लिंक है, उसको क्लिक कीजिए। जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने सदस्यता योजना का पूरा ब्यौरा आ जाएगा और उसमें से आप अपनी मनचाही सदस्यता चुन सकेंगे। हमें उम्मीद है कि स्वतंत्र पत्रकारों की ये पहल यानी सत्यहिंदी.com को आपका सहयोग, समर्थन और प्रोत्साहन जरूर मिलेगा। तो वापस लौटते हैं मुद्दे पर कि आखिरकार कांग्रेस पर, कांग्रेस हाईकमान पर जो निशाने साधे जा रहे हैं उनकी वजह क्या है और क्या कांग्रेस नेतृत्व बदलेगा या यूं ही इसी अंदाज में चलता रहेगा? अगर कपिल सिब्बल की माने तो ऐसा लगता है कि वो निराश हो चुके हैं। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस में ऐसा मान लिया गया है जैसे इसी तरह से चलता रहेगा, वहां कोई बदलाव नहीं होने वाला है। वो बिहार में जो प्रदर्शन हुआ है उसके आधार पर कांग्रेस के चाल चलन पर प्रश्न उठा रहे हैं, कांग्रेस की रणनीति पर प्रश्न उठा रहे हैं, कांग्रेस के आत्ममंथन और बदलने के सवाल को उठा रहे हैं बार बार और कह रहे हैं कि सवाल हैं, उनके जवाब भी हैं, लेकिन जवाब कोई सुनना नहीं चाहता, कोई उन पर अमल नहीं करना चाहता है। वो ये भी कह चुके हैं, आपको याद होगा कि 23 बड़े नेताओं ने सामूहिक रूप से हाईकमान को चिट्ठी लिखी थी 3-4 महीने पहले। उसके बाद काफी बवाल हुआ था, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई थी, उसमें कुछ फैसले लिए गए थे, उसके बाद से फिर खामोशी हो गई। केवल ये जो 23 नेता हैं, जिनमें गुलाम नबी आजाद भी शामिल हैं, इनको टारगेट किया गया कांग्रेस हाईकमान की तरफ से, उनसे जिम्मेदारियां कम कर दी गई और ऐसा दिखाया गया कि अब राहुल गांधी टेक ओवर कर रहे हैं, उनकी टीम होगी, युवा टीम होगी और जो वरिष्ठ नेता हैं उनको धीरे धीरे हाशिए पर ढकेल दिया जाएगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि परिवर्तन कहीं दिख नहीं रहा है और सबसे बड़ी जो अभी बिहार चुनाव के बाद उभर कर बात आई है वो ये आई है कि कांग्रेस हाईकमान बहुत
कहना चाहिए कि उत्साहित नहीं है, बहुत सक्रिय नहीं है। बिहार विधानसभा चुनाव में उसने दबाव का इस्तेमाल करते हुए 70 सीटें महागठबंधन की ले ली और जीती केवल 18 सीटें। और माना जाता है कि जो 70 सीटें उसने ले ली थी वो उसे मिलनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि उसकी वो हकदार नहीं थी। उसका बिहार में ऐसा संगठन नहीं था। बिहार में अगर संगठन नहीं था, नेता भी नहीं थे, तो कांग्रेस की तरफ से उन पर जोर लगाने की कोशिश होनी चाहिए थी। पिछली बार के मुकाबले कुछ सीटें ज्यादा जीतने की कोशिश होनी चाहिए थी, लेकिन कांग्रेस की तरफ से वैसे प्रयास भी नहीं दिखे। खुद राहुल गांधी ने कुल मिलाकर 8 रैलियां की हैं 70 सीटों के लिए। आप सोचिए, हालांकि उन्हें तो महागठबंधन की सीटों के लिए, दूसरे दलों की सीटों के लिए भी उसी तरह से संघर्ष करना चाहिए था, लेकिन वो केवल 8 रैलियां कर पाए और प्रियंका गांधी तो वह नजर भी नहीं आई। तो एक तरह से कांग्रेस ने बिहार चुनाव लड़ा ही नहीं, वो इस उम्मीद में थी कि आरजेडी की लहर में उसकी भी नैया पार लग जाएगी। तो ये एक बहुत ही नकारात्मक किस्म की भूमिका कांग्रेस नेतृत्व ने अदा की बिहार में। और दूसरी जगह जो चुनाव हुए वहां भी, यहां तक कि देखिए मध्य प्रदेश में 28 सीटों का चुनाव हुआ था, वहां राहुल प्रियंका कहीं नजर नहीं आए, सोनिया गांधी कहीं दिखी नहीं, और यही नहीं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी वहां नहीं दिखे। तो ये साफ दिख रहा है कि कांग्रेस की ऊपर की जो नेतृत्व है वो एक तदर्थवादी ढंग से चल रहा है। उसको अभी भी ये समझ नहीं आ रही है, ये अकल नहीं आ रही है कि ये राजनीति 24x7 की है, यानी आपको 24 घंटे और 7 दिन काम करना पड़ेगा, जमीन पर काम करने पड़ेगा। जो कि 23 नेताओं ने कहा था कि लीडरशिप विजिबल भी होनी चाहिए, इफेक्टिव भी होनी चाहिए, यानी जो नेतृत्व है वो जमीन पर दिखे भी और उसका प्रभाव भी नजर आए। ये हम दोनों चीज बहुत ही बुरी तरह से मिसिंग देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी में। कांग्रेस नेतृत्व कहीं नजर नहीं आ रहा है, कहीं उसका प्रभाव भी नहीं दिख रहा है। और जो कपिल सिब्बल ने कहा है कि ऐसा लगता है कि मतदाताओं की चॉइस में कांग्रेस नहीं रह गई है, हर जगह उसको वो अपनी पसंद के रूप में, विकल्प के रूप में नहीं देख रहे हैं, दूसरी पार्टियों को ज्यादा महत्व दे रहे हैं। तो कांग्रेस हर जगह से फिसलती जा रही है, लेकिन कांग्रेस का नेतृत्व हिलने को तैयार नहीं है, वो मेहनत करने के लिए तैयार नहीं है, सड़कों पर संघर्ष करने के लिए तैयार नहीं है। बीच बीच में एक गेस्ट अपीयरेंस की तरह आता है, जो गिरिराज सिंह ने कहा है कि ये टूरिस्ट पॉलिटिक्स जो करते हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी, कि कभी कभी बीच में निकल जाते हैं और कुछ कर देते हैं और थोड़ा हंगामा उठता है और उसके बाद वो सीन से पूरी तरह से गायब हो जाते हैं। राहुल गांधी बीच बीच में छुट्टी मनाने भी चले जाते हैं। और यहाँ आप देख रहे हैं कि बीजेपी का नेतृत्व 365 दिन अपनी चुनावी रणनीति पर काम करता रहता है, चुनाव जीतने के तौर तरीकों पर काम करता रहता है। उसके बरक्स कांग्रेस कहीं दिखती ही नहीं है। कांग्रेस केवल चुनाव के समय थोड़ा हिलती डुलती है, सीटों के बंटवारे को लेकर, टिकटों के बंटवारे को लेकर, और कुछ एक रैलियां करके ये मान लिया जाता है कि उसने, नेतृत्व ने अपना काम कर दिया, बाकी घर में बैठ के ट्विटर पर से राजनीति की जाती है। तो ये कांग्रेस के पूरे संगठन में इसको लेकर बेचैनी है, और बहुत पहले से बेचैनी है। इस बेचैनी को माना जा रहा था कि जब 23 कांग्रेस नेताओं ने चिट्ठी लिखी थी तो उसको समझेगा नेतृत्व और उससे सबक लेते हुए आगे की रणनीति को थोड़ा पुख्ता करेगा, अपनी सक्रियता को बढ़ाएगा। लेकिन हमने देखा कि हाथरस की घटना में थोड़ा राहुल सक्रिय नजर आए, उसके पहले उन्होंने थोड़ी सक्रियता, यहाँ तक कि राजस्थान का जो सचिन पायलट का मसला उठा था उसमें भी वो उस तरह से सक्रिय नहीं दिखे थे। पर्दे के पीछे उन्होंने कितना क्या किया ये तो वही जानते हैं, लेकिन उतना बड़ा विवाद खड़ा हुआ और उनका सक्रिय हस्तक्षेप बहुत कम दिखा, बल्कि जो वरिष्ठ नेता थे वही इसमें रोल अदा कर रहे थे। तो कुल मिलाकर स्थितियां ये हैं कि कांग्रेस के नेतृत्व के स्तर पर बहुत ही निष्क्रियता है, उदासीनता है, और जिस तरह की नेतृत्व की जरूरत है आज की तारीख में, बीजेपी जैसी सामर्थ्यशाली धनवान पार्टी से लड़ने के लिए, जो संगठित है, जो कैडर आधारित है, जिसके पास राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, जिसके पास और भी हिंदुत्ववादी संगठन हैं जो अलग अलग मोर्चों पर अलग अलग ढंग से काम कर रहे हैं, और खुद मोदी और शाह की जो
टीम है वो चुनाव दर चुनाव अपने आप को ज्यादा संगठित ढंग से, ज्यादा सुनियोजित ढंग से काम कर रही है, उसके बरक्स कांग्रेस कहीं उस तरह की तैयारियों में लिप्त दिखती ही नहीं है। वो फौरी तौर पर काम करती है, एक तदर्थ नीति की तरह काम करती है। और ऐसे में जाहिर है कि जिस तरह के नतीजे बिहार में देखने को मिले या पूरे उपचुनाव में देखने को मिले वही सामने आ सकते हैं। ऐसे में 2024 या 2022 के उत्तर प्रदेश चुनाव, इन सब में कांग्रेस के लिए कोई भविष्य दिखता नहीं है। बंगाल के चुनाव में कोई भविष्य नहीं दिखता, वहां भी कांग्रेस की उपस्थिति आप कहीं से महसूस नहीं करेंगे। अभी तक कितनी रैलियां या कितनी मीटिंग्स राहुल गांधी या प्रियंका गांधी ने की है बंगाल की, या कांग्रेस के बड़े नेताओं ने की है, ऐसा आपको कहीं सुनने को भी नहीं मिलेगा। जबकि अमित शाह, चड्ढा, नड्डा सब वहां पर तैनात हैं बंगाल के चुनाव जीतने के लिए। तो ये एक अगंभीरता कांग्रेस के नेतृत्व में, एक अनिश्चितता, असमंजसता कुछ भी हर स्तर पर दिखलाई दे रही है। और जाहिर है कि ये पूरे संगठन में आ गया है और एक निराशा पूरे संगठन में भर गई है। इस सब के बावजूद 23 नेताओं ने जो किया था, जोखिम उठाया था कांग्रेस नेतृत्व को चेताने के लिए, उसका भी कोई असर नहीं हुआ और उन नेताओं को टारगेट पर ले लिया गया। ऐसे में क्या माना जाए? क्या कांग्रेस बदलना नहीं चाहती या कांग्रेस नेतृत्व पार्टी को बदलने में सक्षम नहीं है? क्या उसके अंदर वो इच्छा शक्ति नहीं है? क्या उसके पास वो दूरदृष्टि नहीं है, योजना नहीं है, या वो अपनी एक कोठरी में बंद है, एक गुट है जिसके तहत राहुल गांधी जिसके उस कोठरी के जरिए अपनी राजनीति कर रहे हैं और उसके पास वो उतनी बुद्धि नहीं है कि इतने बड़े देश की राजनीति को संचालित करने के लिए और इतनी बड़ी बड़ी चुनौतियों से भिड़ने के लिए कोई ठोस रणनीति बना सके और उसमें राहुल, प्रियंका या जो भी नेतृत्व है वो सक्रिय रूप से अपना योगदान दे सके। ये बहुत खतरनाक स्थिति है कांग्रेस के लिए। बार बार खतरे की घंटी बज रही है लेकिन नेतृत्व जाग नहीं रहा है। नेतृत्व में जाग नहीं रहा है या क्षमता ही नहीं है। अब इस निष्कर्ष पर पहुंचना बहुत जरूरी हो गया है। राहुल गांधी में सचमुच में कांग्रेस को चलाने की क्षमता है या नहीं है, इस प्रश्न पर कांग्रेसियों को सोचना पड़ेगा। हालांकि इस मामले में उनके सोचने के जो द्वार हैं वो बंद हो चुके हैं। वो गांधी परिवार से बाहर कुछ सोच ही नहीं पाते हैं। और कांग्रेस की ये बहुत बड़ी कमजोरी भी है कि अगर गांधी परिवार हटता है तो कांग्रेस भी बिखरती है। तो जो स्ट्रेंथ है वही कांग्रेस की सबसे बड़ी वीकनेस है। अगर गांधी परिवार उसकी ताकत है तो सबसे बड़ी कमजोरी भी है, क्योंकि वो जो दूसरी कमजोरियां हैं उससे उबरने में किसी तरह से की भूमिका नहीं निभा पा रही है। ये कांग्रेस के लिए बहुत ही कहना चाहिए खतरनाक स्थिति आ चुकी है और इससे न निकल पाना, इस जड़ता से न निकल पाना, नेतृत्व के संकट से न उबर पाना और नेतृत्व का अपने आप को साबित न कर पाना, ये तीन चीज ऐसी हैं जो कांग्रेस को निश्चित रूप से कहीं का नहीं रहने देंगी। और आने वाले चुनाव में आप ये लगातार इसी तरह देखेंगे कि कांग्रेस पस्त होती जा रही है, परास्त होती जा रही है और बिखरती जा रही है और उसकी जगह दूसरी पार्टियां दूसरे विकल्प लेते जाएंगे, उसको रिप्लेस करते जाएंगे। ज्यादातर जगहों पर बीजेपी ही उसकी जमीन को खा रही है, लेकिन बाकी जो क्षेत्रीय दल हैं वो भी उस पर अपना हिस्सा बांटने लगेंगे और कांग्रेस जो है वो पूरी जमीन से खत्म हो जाएगी। ये बहुत बड़ा खतरा कांग्रेस पर मंडरा रहा है। कांग्रेस नेतृत्व इसको समझ रहा है या नहीं समझ रहा है, यह समझते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहा है, ये उसके क्षमताओं पर और सामर्थ्य पर निर्भर करता है। बहरहाल ये थी कांग्रेस की मौजूदा स्थिति पर और कांग्रेस नेतृत्व पर हो रहे हमले पर मेरी रिपोर्ट। उम्मीद है कि आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और अब मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।